सेमीकंडक्टर में सबसे पहले है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है? जैसे आप लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, किसी एक आइसोलेटेड एटम के लिए, मान लेते हैं हाइड्रोजन ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो किसी एक आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब होगा कि जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स उन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स को की एनर्जी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। अगर आप उस आइसोलेटेड एटम की जगह उस मटेरियल के जो भी आप एटम ले रहे, कई सारे वैसे एटम लेकर अगर आप एक क्रिस्टल बनाए, सॉलिड बनाए, और तब अगर आप सारे एटम्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को एक ही लेवल, मतलब एक ही डायग्राम में शो करें, सारे एटम्स के आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, और अब बात हो रही है आइडेंटिकल एटम्स को मिलाकर आपने एक क्रिस्टल बनाया। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, -13.6, -3.4, -1.51, आप कितने भी हाइड्रोजन एटम्स ले, सबके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम सेम बनेगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एटम्स में आइसोलेटेड, कंडीशन बार बार बोल रहे हैं आइसोलेटेड, जो आपने थ्योरी पढ़ी कि n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी कितनी होती है, 2 पर एनर्जी कितनी होती है, सारे एटम्स के लिए सेम वैल्यूज आएंगी। तो आप कितने भी हाइड्रोजन एटम्स ले लें, अगर आप उनको अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, n इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, सेम एनर्जीज मिलेंगी। अब हाइड्रोजन एटम का ही रेफरेंस लेकर आप सोचें, अगर आप कई सारे हाइड्रोजन एटम्स को मिला दें तो अब क्या होगा? अब नई चीज क्या है वो सुनिए। जब आप इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में, किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में देखोगे, तो उस इलेक्ट्रॉन पर अपने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ दूसरे जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस वो करेगा, और जो नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन भी एक्सपीरियंस करेगा। जबकि आइसोलेटेड एटम में हमने क्या देखा था? आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल और केवल अपने ही न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था। यहां पर नेबरिंग एटम से भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। और यही बात कि आइसोलेटेड एटम में और जब आप क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, यही चीज डिफरेंस पैदा करेगी कि अब इलेक्ट्रॉन पर केवल और केवल अपने ही एटम के न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस नहीं है, नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस का, नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का भी इंफ्लुएंस होगा। और इस वजह से एनर्जी भी आएगी, क्योंकि फोर्स लगेगा, नए फोर्सेस लगे तो उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को हम ऐसा समझते हैं कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन में एनर्जी निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जब आप क्रिस्टल की बात करते हो और एक एटम की, क्रिस्टल में किसी भी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की जब बात करोगे, तो वो आइसोलेटेड स्टेट के कंपैरिजन में हो सकता है ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करे, और आइसोलेटेड स्टेट के कंपैरिजन में हो सकता है कि वो कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे। इसलिए अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम अब बनाते हो, आपने ये एनर्जी लेवल ड्रॉ किया,
मान लेते हैं ये n इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट जो हम पहले भी बोल चुके हैं, आखिरी बार बोल रहे हैं, समझना। आइसोलेटेड आइडेंटिकल एटम्स हैं, लेकिन आप सबको आइसोलेटेड ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप सबको आइसोलेटेड स्टेज में ऑब्जर्व करोगे, जब आप सभी को आइसोलेटेड स्टेज में ऑब्जर्व करोगे, जब आप सभी को आइसोलेटेड स्टेज में ऑब्जर्व करोगे, तो सारे एनर्जी लेवल पे, मतलब जो भी आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट चूज करी है, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सब पे एनर्जी सेम आएगी। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं हाइड्रोजन एटम का। आप कोई भी हाइड्रोजन एटम लो, n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी -13.6 ही आएगी। लेकिन अगर आप सारे हाइड्रोजन एटम्स को मिला दो, अब आप n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी पता करो, तो हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ गया हो। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया है तो एनर्जी 13.6 से और कम हो जाएगी, और अगर अट्रैक्शन कम हो गया है तो हो सकता है कि एनर्जी 13.6 से ज्यादा हो जाए। कुछ भी हो सकता है। अब 13.6 से कम एनर्जी होगी या ज्यादा एनर्जी होगी, आप तो कई सारे एटम्स देख रहे हो। एक एटम में कुछ और एनर्जी आई, दूसरे एटम में कुछ और एनर्जी आई, तीसरे एटम में कुछ और एनर्जी आई, चौथे एटम में कुछ और एनर्जी आई। एटम्स आइडेंटिकल हैं, और आप उन एटम्स में n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी देख रहे हो। सारे एटम्स n इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंट एनर्जीज दे सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेट के कंपैरिजन में हो सकता है कि वो ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करें तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और आइसोलेटेड स्टेट के कंपैरिजन में अगर कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां पर अब एटम में बनता है एनर्जी लेवल, और सारी एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी दिखाते हो तो आपको मिलता है एनर्जी लेवल डायग्राम। आइसोलेटेड एटम में बनता है एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन जब आप क्रिस्टल की बात करोगे तो एनर्जी लेवल की जगह बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए ही एक एटम कुछ और एनर्जी दे रहा होगा, दूसरा एटम कुछ और एनर्जी, तीसरा एटम, सारे आइडेंटिकल हैं, लेकिन अब वो क्रिस्टल बना रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में है। इसलिए अब आइसोलेटेड स्टेट के कंपैरिजन में एनर्जी लेवल्स अलग अलग एटम्स में सेम पोजीशन के लिए, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, एनर्जी लेवल्स बदल जाएंगे। अब आपको क्रिस्टल में n इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी लेवल्स का बंच मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए एक एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स। और इस बंच की एक लोअर लिमिट होगी, लोअर वैल्यू, कि हमने देखा कि जो क्रिस्टल बनाया गया है उसमें n इज इक्वल टू 1 की मिनिमम एनर्जी कितनी है। तो जो ये वाली जगह है ये मिनिमम एनर्जी है, और ये वाली जगह मैक्सिमम एनर्जी है, तो आपको बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेगा। और उस बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स में आपको बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स जो मिला, उस बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स में एक लोअर वैल्यू एनर्जी की, मतलब आप ये कहोगे कि अब n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी की एक रेंज है। n इज इक्वल टू 1 पर जो एनर्जी है उसकी एक लोअर वैल्यू है। सारे एटम्स इस रेंज में कोई ना कोई एनर्जी रख रहा होगा, और ये एनर्जी लेवल्स इतने पास पास होते हैं कि आप अगर क्रिस्टल में नंबरिंग कर दें, आपने कहा कि एक क्रिस्टल बना है जिसमें 1,00,000 एटम्स है, आपने सबकी नंबरिंग कर दी, ये राम है, ये श्याम है, ये रामू है, ये श्यामू है, ये आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। आपने कहा 5वें एटम की एनर्जी देखो, 10वें एटम की एनर्जी देखो, n इज इक्वल टू 1 पर। आपको इस एनर्जी लेवल डायग्राम में 1,00,000 एनर्जी लेवल्स शो करने हैं, क्योंकि 1,00,000 एटम्स हैं, और ये कहानी तो n इज इक्वल टू 1 के लिए है। ये एनर्जी लेवल्स इतने पास पास होते हैं कि इन बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं बैंड। इस
बंच ऑफ एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे? बैंड। आइसोलेटेड एटम में जो काम एनर्जी लेवल करता था, क्रिस्टल में वो काम बैंड करेगा, एनर्जी बैंड। तो किसी एनर्जी स्टेट के लिए जो आप एनर्जीज शो करते हो, उस क्रिस्टल में आप ये बताना चाहते हो कि एटम्स n इज इक्वल टू 1 पर कितनी एनर्जी रख रहे हैं, तो आप बताएंगे उसका एक बैंड। बैंड रिप्रेजेंट करेगा रेंज ऑफ एनर्जीज, कि n इज इक्वल टू 1 पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या n इज इक्वल टू 1 का जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी स्टेट है, n इज इक्वल टू 1 जो एनर्जी ऑर्बिट है, उस पे एक बैंड मिलता है। यहां से लेके यहां तक एनर्जी रख रहे होंगे, इसके बीच में ही एनर्जी होगी। आप रेंज ऑफ एनर्जीज n इज इक्वल टू 1 पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स को एनर्जी बैंड बोलते हैं। बंच ऑफ एनर्जी, इसको उस जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने समझा था कि एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। अगर वो आपको याद है तो तुरंत ये समझ में आ जाएगा। इस बार आप एक एनर्जी लेवल होता था n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब एक शेल के लिए एनर्जी जो शो करते थे वो एनर्जी लेवल होता था। अब एनर्जी लेवल का नाम बदल के आप करने वाले हो एनर्जी बैंड। और जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता था, जिसमें आप n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी शो करते थे, अब आप उसे एनर्जी बैंड डायग्राम बोल सकते हैं। तो एनर्जी बैंड किसी सिंगल n इज इक्वल टू 1 के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने सेलेक्ट किया n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी मिलती थी उसे एनर्जी लेवल, और अब बंच ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे उसको हम एनर्जी बैंड बोलेंगे। तो एनर्जी लेवल को रिप्लेस कर दिया एनर्जी बैंड से, और एनर्जी लेवल डायग्राम को रिप्लेस कर दिया एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड और एनर्जी बैंड डायग्राम, किसी को ये डायग्राम होता क्या है, जो इनर एनर्जी शेल्स हैं, जैसे कि एटम है, ये एनर्जी शेल है, ये एनर्जी शेल है, ये एनर्जी शेल है, ये एनर्जी शेल है। तो जो दूसरा जो जो एटम्स हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में इनकी ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी ओवरलैपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग ज्यादा कहां होगी, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनकी ओवरलैपिंग होगी। एक एटम दूसरे एटम में घुसा नहीं होता है, एटम अलग अलग होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब है किन इलेक्ट्रॉन्स पर नेबरिंग एटम्स का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जो आउटर एनर्जी शेल्स में है। अब इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं, अब आप कोई और एटम लो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, फंडा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा एटम लो जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर एनर्जी शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें नेबरिंग एटम्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में, और उन इलेक्ट्रॉन का अगर नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया ड्यू टू ओवरलैपिंग, तो उनमें ये जो एनर्जी लेवल्स डिफरेंट आते हैं, आइसोलेटेड और क्रिस्टल दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस ज्यादा दिखेगा आउटर एनर्जी शेल्स में, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर एनर्जी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस से भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे,
और नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स से भी ज्यादा रिपेल होंगे क्योंकि उनका इंटरेक्शन बढ़ गया है। लेकिन जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपने ही न्यूक्लियस से इंटरेक्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली जो आउटर एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन। तो ये जो एनर्जी बैंड बनता है, ये एनर्जी बैंड जो इनर लेवल है उसमें ये एनर्जी बैंड थिन होता है। जैसे जैसे आप इनर से आउटर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये जो गैप है ये भी बढ़ता हुआ मिलेगा, ये तो आपको पता ही है जब आपने हाइड्रोजन। अब ऐसे जैसे जैसे आप अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल की तरफ जाएंगे आपको बैंड गैप बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको यह बात याद रखनी है कि बैंड की जो विड्थ है यानी कि लोअर एनर्जी और अपर एनर्जी, इसका जो डिफरेंस है ये बाहर की तरफ जाने पर बढ़ता है और सबसे ज्यादा बैंड विड्थ जो आउटर एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन है या आउटर एनर्जी शेल है उनके लिए ये बैंड विड्थ सबसे ज्यादा होती है। इसे हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड। जो आउटर एनर्जी शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बैंड सबसे ज्यादा थिक होता है। जैसे वैलेंसी शेल होती है, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आइसोलेटेड स्टेज में देखोगे तो उसका एक एनर्जी लेवल आएगा। वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एनर्जी लेवल आएगा। क्रिस्टल में देखोगे तो एनर्जी बैंड आएगा, उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। हमें ये अंदर वाले बैंड की जरूरत नहीं है। जो पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है वो इस वैलेंस बैंड के लिए आपको पढ़नी है। पूरी की पूरी थ्योरी आपको वैलेंस बैंड के लिए। और एक यहां पर और छोटी सी चीज, ये होता है एक कंडक्शन बैंड। आपने वैलेंसी शेल तक सुना है, वैलेंसी शेल तक आपने कंडक्शन शेल ऐसे, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत है लेकिन हमारे पास यही एग्जाम्पल है और समझ में भी आ जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोमा है। कोमा में अगर कोई व्यक्ति है तो हम केवल ये बोलते हैं कि भाई मतलब वो एक तरीके से मृत ही है, लेकिन बायोलॉजिकली बोला जाता है कि क्योंकि उसके ऑर्गन्स, हार्ट है या जो भी है वो काम कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको मृत घोषित नहीं करते हैं। अदरवाइज कोमा में नहीं होता है कि कई लोग 10-15 साल 20 साल कोमा में रहते हैं, वैसा कुछ। तो वैलेंसी बैंड वो कोमा वाली शेल है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है यहां से। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये मर गया, ये वो वाली एनर्जी है। दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर होते नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप इसको बुलेट ट्रेन की तरह कह सकते हैं कि ट्रेन अगर रखी है, रुकी हुई है, तो पटरी पर चिपकी होगी, लेकिन जब चलेगी तो थोड़ा सा जो ट्रेन है वो पटरी से उठ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बुलेट ट्रेन चल रही होती है तो थोड़ा सा उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है, किसी को पता है? जो बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन। हाँ, लेविटेशन, लेविटेशन बिल्कुल ठीक। मेसनरी इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट
जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में कब आएगा? हर एटम के, आप हर एटम में देखोगे वैलेंसी शेल होगी, क्योंकि वैलेंसी शेल बोला जाता है जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हर एटम में कोई ना कोई तो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। क्या सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं? सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? नहीं। जब उनका वो मैग्नेटिक लेविटेशन हो जाता है, वैसा टाइप, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं होते हैं। अगर कंडक्ट करेंगे तो उनको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए अपनी वैलेंसी शेल से बाहर आने के लिए। और जब वो कंडक्शन के लिए तैयार होते हैं तो जो उनको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज कंडक्शन एनर्जी लेवल। और जब आप क्रिस्टल में उसको देखेंगे तो आपको उसके लिए एक बैंड मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। केवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की कहानी हमें सेमीकंडक्टर और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी है, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी है, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी जो अपर एनर्जी है और वैलेंस बैंड की, कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी है, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। इसको हम बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। नोट कर लीजिए इसको, इस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई बी से। इस एनर्जी को हम फॉरबिडन गैप, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा होता है, आप ये दिखा रहे हो वैलेंस बैंड और ये दिखा रहे हो आप कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। और ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि जब आप ये एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, मान लेते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं लकड़ी का, जब आप ये एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं हायर एनर्जी यानी कि कंडक्शन बैंड में भेज पाता है, बल्कि मटेरियल डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि लकड़ी को अगर आप एनर्जी दोगे तो लकड़ी जलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, तो मटेरियल ही खराब हो जाएगा, मटेरियल ही खत्म हो जाएगा। ये याद करिएगा। अब अगर सेमीकंडक्टर की लिए बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है ये कम होता है और इतना होता है कि आप देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें आप बदलाव लाते हैं। कैसे इसमें कंडक्शन करवाया जाएगा वो भी आगे हम देखेंगे। इनके बीच में जो गैप है वो कम होता है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कम होता है। और ये इतना बैंड गैप होता है कि आप इस एनर्जी को प्रोवाइड करके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भेज सकते हो।
और अगर हम कंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर में दो चीजें आपको पढ़नी है। एक तो है कि बैंड गैप बहुत कम होता है, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि जो बैंड विड्थ है वो हमने कम कम बनाई है, बैंड की विड्थ बड़ी बना देते हैं। बैंड विड्थ बहुत कम होती है। जो बैंड गैप है कंडक्टर में, और कई तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड ZnS। जो जिंक सल्फाइड है उसमें तो ये देखा गया कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? जिंक सल्फाइड। तो कंडक्टर्स में ये बड़ा आसान होता है, रूम टेम्परेचर पर ही, यानी कि आपको किसी तरीके से एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही कुछ और चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर में ये जो गैप है ये कम होता है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा इतना ज्यादा होता है कि आप ये एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हो, इतना ज्यादा होता है कि आप ये एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हो। और सेमीकंडक्टर में दोनों के बीच में, सेमीकंडक्टर में ये जो होता है ये दोनों के बीच में, अपने आप इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, आप कुछ चेंजेस करोगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कुछ आप चेंजेस करोगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सबने लिख लिया। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे बोला जाता है कि आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताओ। तो ये बैंड थ्योरी के हिसाब से डिफरेंस है कि कहां पर बैंड गैप ज्यादा होता है, मॉडरेट होता है, होता ही नहीं है, ये आपका तरीका है। इससे पहले आप यहां पर देखिएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जब आप देखोगे पेज नंबर 468, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, इसके आप एग्जांपल्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है, बोर्ड और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिजल्ट, आपको क्या पता कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं, कम से कम जितना आपकी तो बुक में दिया है तो वो आपको याद करने होंगे। मेटल के लिए रेजिस्टिविटी कितनी होती है, कंडक्टिविटी कितनी होती है, सेमीकंडक्टर के लिए कितनी होती है, इंसुलेटर के लिए कितनी होती है, ये सब आपको याद करना है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपको जो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल मिलेंगे, पेज नंबर 468 लिखा है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अगर ये कभी आ जाते हैं तो आपको ये याद तो रहे कि, क्योंकि आपके सिलेबस में, इस वजह से आप इनको बता सकते हो कि ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको पेज नंबर 468 अपने जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके बुक में दी है, इस वजह से आपको कम से कम ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद होने चाहिए। पेज नंबर 468, बहुत ही सही चीज यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अगर हम बात करें सिलिकन की, तो हमें पता है कि जो सिलिकन है उसके आउटर एनर्जी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन फैमिली है, आउटर एनर्जी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
आउटर एनर्जी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे। जो सेंटर पे इलेक्ट्रॉन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन, जो सेंटर पे सिलिकॉन है और जो उसके चारों तरफ है उनका एक एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया है। हम जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके चारों लिए। अगर आप इस सिलिकॉन को ऑब्जर्व करते तो इसके 4 लेते तो 4 बॉन्ड भी तो दिखाने पड़ते इधर। समझ में आया? ऐसा कुछ। फिलहाल अभी हम सेंटर के सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं। तो 4 आउटर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, और इन 4 एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बना लिए। और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इनसे इनका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है S2P6 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो कंडक्ट कर सके। इनके पास हमेशा कंडक्शन के लिए वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसने बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो यहां पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है कंडक्शन के लिए। अब सेमीकंडक्टर को क्यों बोला जाता है कि ये कभी कभी कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कंडक्टर के बराबर नहीं लेकिन कंडक्टर के जैसी। कंडक्टर में तो बहुत कंडक्शन हो सकता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के लिए जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके आने का कारण है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से, जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने से कोई बॉन्ड टूट जाता है। कोई भी हो सकता है वो। और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो उसे यहां पर दिखाया कैसे जाता है वो सुन लो। बॉन्ड टूटने से जो वेकेंट जगह है उसको ऐसे दिखा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्ड टूटा है क्यों? क्योंकि एनर्जी मिली है। एनर्जी मिली यानी कि इसको थोड़ा सा अपने वैलेंस बैंड से ऊपर वाली एनर्जी पर, यानी कि कंडक्शन बैंड में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर अब ये कहां पर आ गया? कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर प्लस, और जहां पर, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ये टर्म याद रखना। जो वेकेंट पोजीशन है वहां पर ऑक्टेट इनकंप्लीट हो गया, इसे होल बोलेंगे। और ये होल पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बैलेंस अब नहीं हो रहा, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कंडक्शन बैंड में चला गया। सेमीकंडक्टर में दोनों कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों कंडक्ट करते हैं। तो पहली चीज आपने पढ़ी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ Ne,
इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ये है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एनई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर बता रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स। और ये बराबर क्यों है? NeNH इसलिए बराबर है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और होल बॉन्ड टूटने से तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर बढ़ने से किस तरीके से चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जरा बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये कंडक्ट कैसे करते हैं। अभी हमने केवल ये सीखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्यों चार्ज कैरियर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और क्या कारण है कि चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, चार्ज कंजर्वेशन अभी भी होल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पे कोई नेट चार्ज आ जाता हो। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज नहीं आता है। नेट चार्ज सेमीकंडक्टर पे 0 ही रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पे किसी भी तरीके का नेट चार्ज नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंडक्शन की। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये केवल कंडक्शन ही आपको समझना है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। कंडक्शन आपको समझ में आ गया फिर तो सर्किट तो सॉल्व कर ही लोगे। आपको टोटल 5 कंडक्शन सीखने हैं जिसमें से पहला हम सिखाने जा रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल वैसे ही कंडक्ट करेगा जैसे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते थे। मतलब वहां पर आपने कंडक्टर के लिए क्या क्या पढ़ा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन। यहां पर भी इन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन की वजह से करंट नहीं आती है। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो एक एडिशनल मोशन आता है। एडिशनल मोशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। सारी की सारी थ्योरी इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो टेम्परेचर की वजह से निकला है, इसके लिए सारी की सारी थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेबल है। सारी की सारी थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली एप्लीकेबल है, ये बात याद रखिएगा। इनके लिए फॉर्मूला N E A VD
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सब कुछ सेम फॉर्मूले, कोई अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूले आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कंडक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं होल्स की। अब बात करते हैं होल्स की। होल्स भी कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है वो सुनो। सेमीकंडक्टर में दो कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स भी फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट नहीं कर सकता है, ये केवल एक कन्वेंशन है। पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, करंट होती है पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में, बोला जाता है इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में होती है। होल कैसे चलता है? जब आपने इसे बैटरी से जोड़ा, इस मटेरियल को बैटरी से जोड़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। जैसे ही आपने इसे बैटरी से जोड़ा, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से सुनना, ये जो होल है ये होता है वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है कंडक्शन बैंड में। होल वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। यहां पर चला गया इलेक्ट्रॉन और यहां पर है होल। ये दोनों आपस में रिकंबाइन नहीं कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सी बात यहां पर यह है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, अलग एनर्जी लेवल में है। और वो क्यों गया है? वो उसने होल क्यों बनाया था? क्योंकि उसको एनर्जी मिली, बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटने की वजह से एनर्जी मिली। एनर्जी ज्यादा हुई तो वो ज्यादा एनर्जी लेवल पे यानी कि कंडक्शन बैंड में चला गया। जब तक टेम्परेचर कम नहीं करोगे तब तक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे कंबाइन कर सकता है? लॉजिक लगा के देखो। ये बॉन्ड टूटा था, वो वजह अगर बनी हुई है तो ये रिकंबाइन कैसे करेंगे? ये रिकंबाइन नहीं करते। एक टर्म है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, और एक टर्म अब नया आने वाला है इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, अब आने वाला है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और वो होल जो जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, वो रिकंबाइन नहीं करेंगे, कोई और रिकंबाइन करेंगे। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये तो मस्त कंडक्ट कर रहा है, करंट मिल रही है, इसका क्या? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो इसको थोड़ा सा पहले ये परेशान था क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अनस्टेबल था। ये सिलिकॉन कोशिश करेगा, ये सिलिकॉन कोशिश करेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये कहीं दूर दराज से, कहीं से भी, पता नहीं कहां से, पता नहीं कहां से, ये किसी इलेक्ट्रॉन को
खींचने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां है? वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। ये लगातार अपने नेबरिंग एटम से खींचने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से थोड़ा सा इसको बल मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने। किस इलेक्ट्रॉन को खींचा? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, किसी और बॉन्ड को तोड़ दिया, और जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां पर होल जनरेट हो गया। तो चला कौन? इलेक्ट्रॉन ही चला। और इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो करंट मिलेगी। इलेक्ट्रॉन का चलना, चार्ज का चलना, मतलब करंट मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चलेगा और होल वैलेंस बैंड में चलेगा, बल्कि इन रियलिटी वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए कन्वेंशन यही है कि इलेक्ट्रॉन चलता है कंडक्शन बैंड में और होल चलेगा वैलेंस बैंड में। तो होल भी चलता है, मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी चलता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में है, वहां पर उस पर कम फोर्स लगेगा, अपने न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड है। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, उन पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए उनका कंडक्शन कम होगा। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं, लेकिन हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को चलता हुआ नहीं बोलते, हम बोलते हैं होल्स चल रहे हैं। और यहां पर सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में इसको खत्म करके बोलेंगे, होल्स की कंडक्टिविटी कम होगी। परेशानी आप समझ रहे हैं? वेल, कंडक्शन बैंड में कोई बॉन्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहा है। वैलेंस बैंड में बॉन्ड बना हुआ है, एक दूसरे से खींचतान करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो होल्स की कंडक्टिविटी कम होती है। तो ये है तरीका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के चलने का। आपको यहां से दो करंट मिलती हैं। जो टोटल करंट है, जो टोटल करंट है वो हो जाएगा आई ई प्लस आई एच। टोटल करंट, आप करंट मिली, फ्लोट करना शुरू कर दिया। जो कंडक्शन बैंड में होल होता, एक है एन टाइप, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब है जैसे कि फास्फोरस। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में फास्फोरस फैमिली का कोई भी आप एलिमेंट अगर मिला दे तो उसमें आउटर एनर्जी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हें मिलाया जाता है पार्ट पर मिलियन में। पार्ट पर मिलियन यानी कि 10⁻⁶ में कई सारे सिलिकॉन्स होंगे, और 10⁻⁶ सिलिकॉन्स के बीच में
ये जो फास्फोरस है इसके कांटेक्ट में जो सिलिका है, सिलिकॉन है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये अपने 4 नेबरिंग सिलिकॉन से, ये अपने 4 नेबरिंग सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड कंप्लीट करता है। अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बनाकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। इस इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा रहे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दिखा नहीं रहे। केवल और केवल इसका ये मतलब है, नेगेटिव चार्ज ना दिखाने का, नेगेटिव चार्ज ना दिखाने का केवल और केवल इतना मतलब है, नेगेटिव चार्ज ना दिखाने का केवल और केवल इतना मतलब है कि ये बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। बॉन्ड टूटता तो एक प्लस और एक माइनस आता। ये फास्फोरस जो आउटर एनर्जी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल रखने के लिए इस फास्फोरस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 15 प्रोटॉन्स भी हैं। तो ये जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हो तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं आया कि कोई बॉन्ड टूटा टेम्परेचर बढ़ाने से और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये याद रखना। तो एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, पार्ट पर मिलियन में इंप्योरिटी मिलाते हैं, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा नहीं सोचना कि यहां, क्योंकि सिलिकॉन भी था, वो भी न्यूट्रल था, फास्फोरस था, वो भी न्यूट्रल था, आपस में बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है जो बॉन्ड बना सकता है अगर जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत है ही नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, ये याद रखिएगा। ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है इसमें केवल फास्फोरस, इसके बगल में देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये बहुत सारी चीजें होंगी, इनको लेकिन हम यहां पर शो नहीं कर रहे। इनको लेकिन हम यहां पर शो नहीं कर रहे। जो आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, ये सिलिकॉन का कोई, सेमीकंडक्टर का कोई पीस होगा, और इसमें आपने पार्ट पर मिलियन में जगह जगह पर इंप्योरिटी मिक्स करी। तो इसको ब्लॉक डायग्राम से ऐसे दिखाया जाता है। सिलिकॉन को दिखाने का तरीका, एन टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाने का तरीका, इस तरीके से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को शो करते हो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि कहीं इलेक्ट्रॉन, कहीं ये न्यूट्रल, कहीं ये नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है। तो आपको हमने लिखवाया कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है।
ठीक है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है। तो ये तो हो गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बनता कैसे। अब यहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है, अकेला एक इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर में प्रेजेंट नहीं है, जिनको आप बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर के कंपैरिजन में ऑड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट है, और ये बड़ी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल हो गया। अब बात करते हैं इसमें कंडक्शन की। जो आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, उसमें आप इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। ये डोनेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये है डोनर इंप्योरिटी। और इनको आपने जितना भी मिलाया उतने आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये होंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, जो मोबाइल, जो जिनके अंदर मोबिलिटी की प्रॉपर्टी है, इन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। इन्हें हम कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। देयर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन their concentration depends upon donor impurity atoms. Their concentration depends upon donor impurity atoms. इनकी कॉन्सेंट्रेशन डोनर इंप्योरिटी एटम, जितने ज्यादा आप फॉस्फोरस हर एक फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड सिलिकॉन वाले तो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो ये है मेजॉरिटी कैरियर्स। इनको बोला जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और NH माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। कैरियर्स किस पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन माइनॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मेजॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन कितने आपने डोनर एटम्स मिलाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं इसके कंडक्शन पे। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इसलिए इनका कंडक्शन होगा। अगर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, अगर माइनॉरिटी कैरियर
अब बात करना है इसके कंडक्शन की। कंडक्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनो। अगर हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखेगा नहीं, मतलब समझाने के लिए हम जोड़ बोल रहे हैं। अगर हमने इस मटेरियल को बैटरी से जोड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकले। यहां पर आपको ये वर्किंग समझनी पड़ेगी। बैटरी से अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते कि अपनी मर्जी से कितने भी इलेक्ट्रॉन निकल गए। उन इलेक्ट्रॉन के को कंडक्ट करने के लिए पाथ भी मिलना चाहिए। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये जो बैटरी से निकलने वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। क्यों? बैटरी से केवल और केवल ये 3 चार्जेस निकल रहे हैं, बस बैटरी से केवल और केवल ये 3 चार्जेस निकल रहे हैं, और कोई नहीं। जैसे ही ये चार्जेस निकलेंगे, फास्फोरस, इसके पास इलेक्ट्रॉन वैसे भी, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और जैसे ही इनको रिपेल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये मत सोचना कि यहां इलेक्ट्रॉन है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। जहां पहले इलेक्ट्रॉन थे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेंगे। अब पॉजिटिव, ये फास्फोरस एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं पड़े हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला फास्फोरस वाला। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम सब में पी लिख देते हैं। बुक में ऐसा पी नहीं बना होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, ये फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ही होता है। समझ रहे हैं आप कि हम क्यों इसको नेगेटिव बोल रहे हैं? क्योंकि ये एटम का पार्ट नहीं है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह चल रहा है। ये एटम में नहीं है, ये एक इंडिविजुअल गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड है। अब ये अपने नेगेटिव को कैरी कर रहा है, इसके नेगेटिव को न्यूट्रल करने वाला पॉजिटिव इसके साथ नहीं है। जब फास्फोरस की तीन जो पहली लेयर के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस की पहली लेयर के फास्फोरस की पहली लेयर के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस की पहली लेयर के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये निकलेंगे, फास्फोरस की पहली लेयर के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये निकलेंगे तो यहां पर फास्फोरस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर फास्फोरस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, अगर फास्फोरस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, जो आपने पहली लेयर के लिए पढ़ा यही आगे कंटिन्यू होगा। कैसे? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये एटम से अलग हो गए, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो गए हैं तो इन पर होगा नेगेटिव चार्ज, और जो ये नेगेटिवली चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन है ये अगली लेयर पे जाएंगे, वही काम करेंगे जो इनके साथ हुआ। इन्होंने अगली लेयर के फास्फोरस एटम से इस ऑड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में वीक होगा, ये इस ऑड इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे। और अब जो दूसरी लेयर है ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इन जगहों को भर लेंगे, और जैसे ही भर लेंगे तो वापस से ये लेयर कैसी हो गई? न्यूट्रल। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे जा चुके हैं, आगे ये क्या करेंगे? अगली लेयर, फिर आगे अगली लेयर, सेम सेम, और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकले, 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी में वापस आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकले, 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी में वापस आ गए, कंडक्शन हो निकलेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसलिए बताए क्योंकि लेयर में हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं।
अरे कुछ और भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैलकुलेशन करते समय हमने इसको इग्नोर कर दिया। इन रियलिटी तो होंगे ना, इसका कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन होंगे ना। तो ये मत सोचना कि यहां से केवल 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, और वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स आए हैं उनमें भी तो कंडक्शन करवाएंगे। तो यहां पर आपको 3 करंट मिलेंगी। जो आपने इंप्योरिटी मिलाई है, इंप्योरिटी मिलाने को बोलते हैं डोपिंग। तो आपने जो डोपिंग करी, इंप्योरिटी मिलाई, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टेम्परेचर की वजह से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे। मैंने केवल वो कंडक्शन पढ़ाया है जो नया है। पुराना ये एडिशनल कंडक्शन है। एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे। उनका तो कंडक्शन होगा ही होगा, इस बात को भी मेंशन कर लो। यहां पर आपने नया कंडक्शन जो है, एडिशनल कंडक्शन, एक और तरीके का कंडक्शन आ गया, वो सीखा है। पुराना कंडक्शन एज इट इज एप्लीकेबल है, पुरानी थ्योरी एज इट इज एप्लीकेबल है। इंट्रिंसिक में जो कुछ पढ़ाया वो यहां पर सब कुछ एप्लीकेबल है। जो हमने ऐड ऑन किया उसमें उसका रोल क्या है, केवल इंप्योरिटी का रोल क्या है, वो हमने डिस्कस किया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सिलिकॉन है उनकी उनकी वाली जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो खत्म हो गई। वो सारी की सारी चीजें एज इट इज एप्लीकेबल। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? अगर आप एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, अगर आप एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, अगर हम एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो ये हो गया ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। मतलब एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, अब इसका क्या रोल है? इसको भी मिलाते हैं पार्ट पर मिलियन में। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के आखिरी एनर्जी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए कम नहीं है कि उसे निकाल लिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उस डेफिशिएंसी को शो करने का तरीका ये है, ये हमने बना दिया होल। यहां पर हमने बनाया होल, और इस होल पर हमने पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया है। ये केवल ऑन पेपर शो करने का तरीका है। ये हो गया होल, ठीक है। तो सिलिकॉन 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 और इन सारे सिलिकॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। एल्यूमिनियम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए अनस्टेबल है।
होल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल एक वेकेंट पोजीशन, मतलब एक डेफिशिएंसी वाली पोजीशन है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम से दिखाते हैं। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से दिखाते हैं ऐसे। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से ऐसे दिखाते हैं। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है? नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। यही सारी की सारी बातें। पार्ट पर मिलियन में इंप्योरिटी मिलाते हैं, वहां पर नोट करिए। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है ये न्यूट्रल रहता है, इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। इंप्योरिटी मिला जो इंप्योरिटी है उसे बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। यहां पर हम इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। वहां पर होता है डोनर और यहां पर होता है एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा। इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये किसी भी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज नहीं बोला जाएगा, ये अभी भी न्यूट्रल है। इसके बाद एक्सेप्टर इंप्योरिटी में ये है एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स। ये हो गया एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स के नंबर। एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स के नंबर, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन्हें हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा जी। इसके अलावा टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन्हें हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स मेजॉरिटी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है आपने कितने एटम्स मिलाए हैं। और माइनॉरिटी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हमेशा। ऐसा नहीं कि हमने एन टाइप में लिखवा दिया है तो केवल एन टाइप में आप समझे। माइनॉरिटी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। माइनॉरिटी की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद अब आते हैं इसके कंडक्शन के ऊपर। इनका कंडक्शन कैसे होता है?
यहां पर फिर से हम शो कर रहे हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे इन 3 होल्स पर। जो इंट्रिंसिक का कंडक्शन है वो एज इट इज रहेगा, जो यहां पर इंप्योरिटी ऐड की गई है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी वजह से कंडक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, उसका कंडक्शन कैसे होगा, ये चीज केवल हम यहां पर देखने जा रहे हैं बस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये इन होल्स की पोजीशन पर आएंगे तो ये होल्स हवा में नहीं है, ये एल्यूमिनियम एटम है। ये तो केवल ऑन पेपर इसे शो करने का तरीका है, ये एल्यूमिनियम एटम्स है। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन ये तो मेटल है और मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अनस्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लेगा क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करना है। बॉन्ड कंप्लीट करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन आया उसने एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, माइनस, नेगेटिवली चार्ज। और जैसे ही ये एल्यूमिनियम को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, मेटल होने की वजह से जो भी आपने केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये हो जाएगा अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल होने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इस पर इलेक्ट्रॉन आता है, और ये रिलीज कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर होगी तो इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए यहां के इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, फिर ऐसे ही और बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन एटम टू एटम। जितनी इंप्योरिटी होगी उतने ही, जितने चार्ज कैरियर्स होते हैं उतने ही बैटरी से अलाउ किए जाते हैं। आपने पढ़ा है ना कि जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, भाई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में बैटरी लगा दोगे। अगर बैटरी की टेंडेंसी होती, लॉजिक लगा के देखना, अगर बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और बैटरी की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने से खुद निकाल सकता है, सोच कर देखो। इतना डिटेल में हमने उस समय नहीं पढ़ा था, जरूरत भी नहीं थी, केवल यहां पर एक समझने के लिए। बैटरी से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? जितनी अवेलेबिलिटी होगी, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनका कंडक्शन हो सकता है। वही बैटरी जब आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में लगाते हो तो क्यों कंडक्शन नहीं होता है, क्या वजह है? क्योंकि जो पाथ चाहिए होता है, पाथ में जो चार्ज कैरियर चाहिए होते हैं, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन्हें एक्सेप्ट कौन करेगा? उन्हें एक्सेप्ट करने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में कंडक्शन नहीं होता है। और यहां पर कंडक्शन कैसे बढ़ाया जा रहा है? आपको चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएं और या फिर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएं। या तो आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएं और या फिर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएं। ठीक, तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाकर आप इस तरीके से कंडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर का